दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात कर रहे हैं क्लास 10 का, जो हमारा पॉलिटिकल का जो क्लास चल रहा था, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा क्लास चल रहा था, सत्ता की साझेदारी, यानी कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो लिया है। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर किसी देश में सत्ता का साझेदारी होता है, यानी कि सत्ता का बंटवारा होता है, तो वो देश क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो क्या कभी उस देश के जो नेता लोग हैं वो चाहेंगे कि देश जो है वो कमजोर पड़ जाए, देश की जो शासन व्यवस्था है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए? तो आप बोलोगे सर नहीं। साथ में हम लोगों ने पिछला जो हमारा वीडियो था हम लोग उसमें देखे थे कि जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम में किस तरह की समस्याएं थी, यानी कि किस तरह का जो जातीय विविधताएं जो दिखाई मिला, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा कवर किया। तो कोई ऐसे बच्चे हैं जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो में आए हैं, तो एक बार आप पीछे का वीडियो देख लें, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपको सही मायने में जो पॉलिटिकल का क्लास जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप समझ जाओगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने बेल्जियम की सारी समस्याओं के बारे में देखा कि किस तरह से वहां जातीय समस्याएं हैं, और बेल्जियम के जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में किस तरह का प्रॉब्लम था, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखेंगे? श्रीलंका के बारे में। और इसमें पूरा आज हम लोग कवर करेंगे कि श्रीलंका में किस तरह की जातीय बनावट थी और उस जातीय बनावट के कारण क्या समस्याएं जो है आई है, और फिर जो अगला क्लासेस होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सत्ता की किस तरह से साझेदारी श्रीलंका में हुई, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम जो है यो यूरोप महादेश उसका एक छोटा सा देश है बेल्जियम, ठीक है। तो उसी तरह श्रीलंका पता है ये भारत से कुछ किलोमीटर के दूर पे है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि तमिलनाडु का जो दक्षिणतम तट है उस तट से हम लोग कुछ किलोमीटर डिस्टेंस पे जाएंगे तो हम लोग को श्रीलंका मिलेगा। यानी कि मोटा मोटी अगर ये हम लोग मान ले जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है ये वाला, तो यहां से हम लोग कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, श्रीलंका मिलता है। अगर किसी को नहीं पता कि श्रीलंका कहाँ है, तो मैंने क्लास 9 का भूगोल पे भारत की आकार और स्थिति का जो चैप्टर है उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। जब पड़ोसी देश का मैंने टॉपिक लिया था तो वो जाके आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। तो पहली बात, जो श्रीलंका है ये क्या द्वीपीय देश है, यानी कि श्रीलंका है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी कोई स्थल सीमा वाला देश नहीं है। जैसे हम लोगों ने बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम में 4 जो देश हैं वो बेल्जियम से सटे हुए और उनके सीमा को क्या करते, टच करते हैं। लेकिन श्रीलंका का बात करूं तो इसकी जो सीमा है वो क्या है, जलमग्न सीमा है। तो इसका कोई भी जो है वो कोई भी देश इसकी बाउंड्री जो है साझा नहीं करती है। अब समझेंगे कि तमिलनाडु से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे है, लेकिन अगर मैं आबादी का बात करूं तो इसकी जो आबादी है ये 2 करोड़ है। यानी कि मैं बात करूं तो जो हमारा भारत का जो हरियाणा जो राज्य है, इस राज्य का जो मैं बोल सकता हूं कि जो आबादी है उसके क्या है, ये बराबर है। और क्षेत्रफल जो है, अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा बड़ा होगा। ये क्या होगा, थोड़ा सा क्या है, जो श्रीलंका है वो बड़ा हो सकता है। तो यहां तक बात क्लियर है। अब समझिएगा, अगर हम लोग बात करें जातीय भिन्नता का, किसका मैं बात कर रहा हूं, जातीय भिन्नता का, तो जिस तरह से बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था कि डच लोग हैं, और फिर हम लोगों ने देखा था कि वहां पर जर्मन बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और उनका हम लोगों ने प्रतिशत भी देखा था। तो वहां की जो जातीय जटिलता ये थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, या मैं बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा जटिल था। तो यहाँ पे जो जातीय भिन्नता है, श्रीलंका में भी जातीय भिन्नता पाया जाता है। यानी कि यहाँ में भी, इस श्रीलंका में भी, जिस तरह से बेल्जियम में कुछ लोग कुछ प्रांत के में रहते थे, मतलब बेल्जियम में ही 2 भाग में रहते थे, और उसी तरह यहाँ के जो निवासी है ये भी क्या है कि 2 प्रांत में बटे हुए हैं। तो उस पर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन समझिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये जातीय भिन्नता का कारण क्या है और ये इतना जटिल क्यों है, इसके बारे में मैं बात करता हूं।
तो अब समझिएगा कि अगर हम लोग जटिलता का बात करें, किसका हम लोग बात कर रहे हैं, जटिलता का बात कर रहे हैं, जातीय जटिलता का बात कर रहे हैं, तो समझिएगा कि श्रीलंका में जो कुल आबादी है, यानी कि 2 करोड़ का जो आबादी है, इस 2 करोड़ के आबादी का, मैं क्या बोल रहा हूं, इस 2 करोड़ के आबादी का 74% जो भाग है, कि क्या मैं बोल रहा हूं, इस 2 करोड़ का 74% जो भाग है, वो लोग क्या बोलते हैं, ये लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। क्या भाषा बोलते हैं? सिंहली भाषा बोलते हैं। और सिंहली जो है वो श्रीलंका का मूल भाषा है। क्या है? सिंहली जो है वो श्रीलंका का क्या है? मूल भाषा है। जिस तरह से भारत में हिंदी मूल भाषा है, यहाँ के लोग हिंदी बोला करते हैं, उसी तरह श्रीलंका के लोग सिंहली बोला करते हैं। और इनकी जो आबादी है, कुल आबादी का 74% है। जिस तरह से वहां पे जो डच लोग थे बेल्जियम में, ये इनका 59% था और इनकी संख्या ज्यादा थी। तो उसी तरह से जो श्रीलंका में 74% जो आबादी है सिंहलियों का, ये क्या है? बहुसंख्यक है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रेंच बोलते हैं या जो जर्मन बोलते हैं, उनकी संख्या क्या है? कम थी और ये लोग अल्पसंख्यक थे। तो यहां पे भी, कहां पे मैं बात कर रहा हूं, श्रीलंका में अगर मैं अल्पसंख्यक लोगों का बात करूं तो वो क्या था? तमिल लोग। कौन थे? तमिल लोग। कौन थे? तमिल लोग। और इनकी जो आबादी थी वो कुल आबादी का 18% था। कितना था? कुल आबादी का कितना था? 18% था। तो यहां से आपको क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि आप ये बताइए कि श्रीलंका में कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग सिंहली भाषा बोलते थे या सिंहली लोग थे? तो आप क्या बोलोगे कि 74%। और क्वेश्चन आपसे इस तरह का आ सकता है कि कितना परसेंट जो है वो क्या बोलते थे, कि वो लोग तमिल भाषा बोलते थे। तो क्या हो गया? 18%। अब जो बच्चे पढ़े नहीं होंगे वो क्या करेंगे, उनको एक पता होगा, या तो उनको तमिल का के बारे में पता होगा या सिंहली के बारे में जानेंगे। तो अगर 74% दिया हुआ है, अगर उसको पता है कि सिंहली भाषा के लोग 74% हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि 74 से 100 को घटा देंगे और आंसर निकाल देंगे। लेकिन आप अगर गौर करोगे तो कुल मिला के ये जो है, ये जो दोनों भाषा है, ये सिंहली भाषा और ये तमिल भाषा, कुल मिला के 100% नहीं है। आप एक कैलकुलेशन करके देख लो। तो हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे, हम लोग इस पे डिस्कशन कर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कुल आबादी का जो 74% है ये लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, और कुल आबादी का जो 18% है ये लोग तमिल भाषा बोलते हैं। अब इस तमिल भाषा में भी एक कैटेगरी था। क्या था? इस तमिल भाषा में भी एक कैटेगरी था, और वो कैटेगरी क्या था कि जो लोग तमिल बोलते थे, या तो वो लोग श्रीलंका के मूल निवासी होते थे, और या तो वो लोग क्या होते थे कि हिंदुस्तान के निवासी थे, यानी कि वो हिंदुस्तानी तमिल थे। तो अब इस 18% का ये जो 13% है, ये लोग श्रीलंका के मूल निवासी थे, यानी कि ये लोग श्रीलंका के ही रहने वाले लोग हैं, जिनके बाप दादा परदादा जो हैं कहां से? श्रीलंका में ही उत्पन्न हुए हैं और श्रीलंका में ही लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये लोग जो है, ये लोग यानी कि मैं किसका बात कर रहा हूं? श्रीलंकाई मूल निवासी का। ये इस 18% का 13% है, यानी कि इस 18 में 13% जो भाग है वो किसका है? श्रीलंकाई मूल निवासियों का है। और इस 18 का केवल जो 5% है वो लोग कैसे हैं? तो वो लोग हिंदुस्तानी तमिल है, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तमिल। अब यहां पे बात आया कि सर तमिल की संख्या तो 18% है, उसमें से जो श्रीलंकाई जो निवासी है ये लोग 13% है जो लोग तमिल बोलते हैं, और 5% ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं और ये लोग क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। तो मूल निवासी से तो मतलब पता है कि वो वहीं से जन्मे और वहीं से आ जाते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तानी तमिल का क्या मतलब है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो समझिएगा, अगर हम लोग बात करें किसका? हिंदुस्तानी तमिल का अगर हम लोग बात करें तो समझिएगा ये लोग क्या थे, जब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था हमारी चल रही थी। मैं किसका बात कर रहा हूं? औपनिवेशिक शासन व्यवस्था जब हमारी चल रही थी, हमारी नहीं यानी कि हमारे देश में जब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था चल रहा था, तो उस समय औपनिवेशिक शासन काल में क्या किया गया था कि भारत से कुछ लोगों को जो है, या कुछ लोगों को क्या कर लेके गया था? श्रीलंका जो है उनको लेके गया था, यानी कि भारत से श्रीलंका में कुछ लोगों को लेके गया था। तो कारण क्या था? तो श्रीलंका से कुछ लोग, भारत से कुछ लोग श्रीलंका आए थे। तो ये लोग जो थे, ये लोग बगानों में काम करने के लिए आए थे।
किसके लिए आए थे? बगानों में काम करने के लिए आए थे। और बगानों में जब ये काम कर रहे थे तो ये लोग लंबा टाइम के लिए काम किए और उसी दौरान क्या कर लिए कि उनका जो बच्चा है वो वहीं पे पैदा हो गया। तो ऐसे लोग, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो हिंदुस्तानी तमिल है तो औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए क्या थे? मजदूर थे, और जिनका संतान जो है वो श्रीलंका में पैदा हुआ। तो वो जो संतान है वो क्या हो गए? हिंदुस्तानी तमिल हो गए। क्या हो गए? हिंदुस्तानी तमिल हो गए, लेकिन रहने वाले कहां के हो गए? श्रीलंका के। जिनका प्रतिशत कितना है श्रीलंका में? तो आप बोलोगे 5%, और श्रीलंकाई मूल के जो तमिल है उनका परसेंट कितना है? 13%। तो कुल मिला के 18%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा कि आप ये फिगर आप एक बार देख लो। तो फिगर में आप देखोगे तो एक जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा मैं अगर मैं बोल सकता हूं तो लाल कलर का है। तो लाल जो है वो, जैसे कि लाल जो है आप देख सकते हो कि वो लाल का हिस्सा आपने देख लिया, और फिर आप देख सकते हो कि एक पीला कलर का हिस्सा हो सकता है ना। बुक में तो थोड़ा फीका पीला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? पीला कलर का हिस्सा दिखा हुआ है। तो आप देखना यहाँ पे कि वो जो लाल कलर का जो हिस्सा था वो हिस्सा क्या था? उत्तर पूर्वीय प्रांत का हिस्सा था, यानी कि श्रीलंका का उत्तरी पूर्वीय प्रांत का हिस्सा था। और इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी जो प्रांत है, इस क्षेत्र में ये तमिल लोग जो है वो लोग निवास करते हैं। ये जो तमिल लोग हैं वो निवास करते हैं। अब फिगर में आपने देखा था कि कहीं कहीं पे थोड़ा काला कलर का ऐसा धब्बा था। तो ये जो काला कलर का धब्बा था यहाँ पे भारतीय तमिल, यानी कि जहां पे लाल कलर था वहां पे श्रीलंका के मूल निवासी लोग रहते थे, और जहां पे क्या है, जहां पे वो काला जैसा जो धब्बा आपको दिखा उसमें हिंदुस्तानी मूल के जो तमिल है वो लोग निवास करते थे। और जो का जो एरिया बचा वहां पे जो सिंहली लोग है वो लोग निवास करते थे। तो हम लोगों ने फिगर पे देखा कि ये जो लाल वाला जो बाउंड्री था उस बाउंड्री पे क्या था? उस बाउंड्री पे ये तमिल लोगों में से ये जो श्रीलंकाई मूल निवासी थे ये लोग उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहा करते थे। लेकिन अगर हिंदुस्तानी तमिल का मैं बात करूं तो आप कहीं पे काला काला आपको धब्बा दिख रहा होगा, स्पॉट दिख रहा होगा। इस क्षेत्रों में क्या करते थे? ये हिंदुस्तानी मूल के तमिल रहा करते थे। और जो बाकी जो पीला वाला आपने एरिया देखा इसमें सिंहली लोग रहा करते थे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि श्रीलंकन लोग रहा करते थे। तो अब आप देखोगे कि अगर मैं भाषा के आधार पर बात करूं कि ये जो जातीय बुनावट का मैं बात करूं भाषा के आधार पर, तो जिस तरह से वहां पे डच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग और जर्मन बोलने वाले लोग थे, तो यहां पे अगर मैं भाषा के आधार पे बात करूं तो जो लोग सिंहली लोग थे ये लोग क्या करते थे? ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और ये लोग बौद्ध, मैं बोल सकता हूं ये लोग बौद्ध थे। क्या थे? बौद्ध थे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो गो क्षेत्र था, एक थे ये लोग डच बोलते थे, और जो लोग कहाँ रहते, बेल्गेनिया में रहते थे, वो लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। तो उसी तरह जो लोग सिंहली भाषा के लोग होते थे ये लोग बौद्ध होते थे। क्या होते थे? बौद्ध। और यानी कि मैं इनका धर्म का बात करूं तो ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो लोग तमिल भाषा के लोग होते थे या तो वो हिंदू होते थे या वो क्या होते थे? मुसलमान होते थे। तो यहां पे आप बात को समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि ये जो 74% का जो आबादी है सिंहलियों का, ये पूरा के पूरा क्या थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। और ये जो 18% का जो आबादी है तमिलों का, हिंदू थे और कुछ लोग क्या थे? मुसलमान थे। तो अब आप बात यहां पे समझिएगा कि इस तरह से भाषा के आधार पे क्या था? जातीय बुनावट था। तो अब आप एक बात गौर कीजिएगा, वहां पे कुछ जो लोग थे वो लोग ईसाई लोग भी थे। क्या थे? कुछ लोग जो थे वो लोग ईसाई लोग थे। और ये जो ईसाई थे ये कुल आबादी का कितना था? 7% था। कितना था? कुल आबादी का 7% था। तो जैक बोर्ड यहां से क्वेश्चन आपको पूछना शुरू करता है कि आप बताइए कि सिंहली लोग जो थे वो लोग कौन सा धर्म को मानते थे? तो आप क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म। और साथ ही पूछा जाएगा कि तमिल भाषी जो लोग हैं ये लोग कौन सा धर्म मानते थे? तो आप लोग क्या बोलोगे? हिंदू और मुसलमान का धर्म मानते थे। फिर बाद में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि ईसाई जो लोग हैं वो कुल आबादी का कितना परसेंट था? तो आप बोलोगे 7%। और ये जो ईसाई धर्म थे ये लोग, मैंने क्या बोला कि ये जो ईसाई लोग हैं ये कुल आबादी का 7% है। और ये जो लोग हैं ये लोग केवल एक भाषा को प्रायोरिटी नहीं देते थे, यानी कि ना ही केवल ये लोग सिंहली बोलते थे और ना ही केवल ये लोग तमिल बोलते थे, बल्कि ये लोग दोनों ही भाषा को बोलते थे। अब आप समझो कि जो लोग बौद्ध है वो लोग सिंहली भाषा बोलेंगे, और जो हिंदू है या जो लोग मुसलमान है वो लोग तमिल भाषा बोलेंगे।
और जो लोग दोनों भाषा बोलेंगे वो लोग क्या है, ईसाई है। तो हम लोग कभी भी जाति के आधार पे हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि आखिर जो लोग सिंहली बोल रहा है वो क्या है, वो लोग श्रीलंकन है या वो लोग तमिल है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग जो लोग हैं वो लोग दोनों भाषा बोलते थे, तो हम लोग तो कभी नहीं बोल पाएंगे। या अगर हम लोग हिंदू या हम लोग अगर तमिल भाषा को लेकर चलेंगे कि तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या है, वो लोग मुसलमान है या वो लोग क्या है, हिंदू है, तो ये भी नहीं बोल पाएंगे। कारण क्या है कि एक जो ईसाई लोग वो लोग दोनों भाषा बोलते थे। तो इस तरह का जो था वो जातीय स्थिति कहां पे था, श्रीलंका में था। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि जो श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है और ये तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है, इसके कारण इसका हम लोग सीमा के बारे में नहीं पढ़ते। आबादी 2 करोड़ के करीबन 2 करोड़ के, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हरियाणा के आबादी का लगभग में है ये। जातीय इसमें भिन्नता देखने को मिला। तो हम लोगों ने देखा कि कुल आबादी का जो 74% हिस्सा है ये लोग सिंहली बोलते हैं, और जो 18% है ये लोग तमिल बोलते हैं, और जो 60% जो हिस्सा है ये लोग क्या बोलते हैं, ईसाई। ये लोग दोनों भाषा बोलते हैं, वो लोग तमिल भाषा भी बोलते हैं और साथ में ये लोग क्या सिंहली भाषा को भी क्या करते हैं, बोलते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि जो 18% जो लोग हैं ये लोग 2 भाग में बटे हुए, एक तो तमिल, ऐसे तमिल जो श्रीलंकन मूल निवासी है, और एक ऐसे तमिल जो हिंदुस्तान का क्या है वो लोग निवासी था और औपनिवेशिक शासन काल में बगान में काम करने के लिए गया और उनका बच्चा वहीं पे पैदा हो गया और उनका बच्चा वहीं से पढ़ने लिखने लगा। तो ऐसे लोगों के बारे में देखा। तो मूल निवासी जो है वो 13% था और जो हिंदुस्तानी निवासी था वो लोग कितना था, 5% था। तो अब यहां पे तो हम लोगों ने इस तरह का हम लोगों ने बंटवारा देखा, जातीय भिन्नता देखा। साथ में भाषा के आधार पे हम लोग देखा कि जो लोग सिंहली बोलते थे वो लोग बौद्ध होते थे या बौद्ध धर्म को मानते थे, और जो लोग तमिल बोलते थे वो लोग हिंदू और मुसलमान को मानते थे, और जो लोग सिंहली और तमिल दोनों बोलते थे वो लोग ईसाई लोग होते थे। तो इस तरह का क्या था, जातीय भिन्नता या जातीय जटिलता यहां पे था। अब हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका और बेल्जियम में क्या स्थिति के बारे में देखेंगे, दोनों का तुलना थोड़ा हम लोगों को करना है। कि अब हम लोग यहां पे बात करते हैं सत्ता के बारे में थोड़ा। तो आप जानते हो कि सरकार उसी का बनता है जिसकी मेजोरिटी, यानी कि जिसका मैं बोल सकता हूं कि संख्या क्या है, ज्यादा है। तो बेल्जियम में डच लोगों की संख्या ज्यादा था, लेकिन डच लोगों की संख्या क्या था, ज्यादा था। तो वहां पे डच लोगों की बातें जो है वो माननी चाहिए थी सरकार को। और श्रीलंका में हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिंहली भाषा के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है, बाकी चाहे ईसाई लोगों का मैं बात करूं या मैं तमिल लोगों की मैं बात करूं, उनसे इनकी संख्या ज्यादा है। यहां तक बात क्लियर है। तो मेजोरिटी किनकी होनी चाहिए, जिनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है आप समझिएगा कि अगर जिसकी संख्या ज्यादा है, अगर हम लोग उसके बातों को मानते कि चलो अब मान लो कि आप लोग पिकनिक करने के लिए जा रहे हो, लड़कों और लड़कों की संख्या में के बारे में बात कर रहा हूं, तो लड़के जो है उनकी संख्या लड़कियों की संख्या से थोड़ा कम है, तो लड़कियां जहां बोलेंगी लड़कों को वहां जाना होगा, और अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है तो लड़के जहां बोलेंगे लड़कियों को वहां जाना पड़ेगा। तो यहां पे अगर सत्ता में मेजोरिटी का बात करूं कि सत्ता किसके पास होता, तो जिसके पास संख्या ज्यादा होता, यानी कि सिंहली के पास संख्या ज्यादा था, ये कुल आबादी का 74% था, तो सत्ता पे इनका ज्यादा अधिकार होना चाहिए था। और उसी तरह बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा थी, तो उनका वहां पे शासन चलना चाहिए था, है कि नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि जो डच भाषा के जो लोग हैं इनकी जो संख्या था वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा था। कहां पे मैं बात कर रहा हूं, बेल्जियम में इनकी जो संख्या थी बहुत अधिक था, और इनके संख्या के बल पर ये लोग क्या कर सकते थे कि जो लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और जो लोग जर्मन भाषा बोलते थे उन पर क्या कर सकते थे कि अपने इच्छाओं को क्या कर सकते थे, ये लोग थोप सकते थे। हाँ या ना बोलो, आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि डच लोगों की संख्या ज्यादा थी और फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी, तो हो सकता था कि जो लोग डच भाषा वाले लोग हैं ये लोग क्या करते कि पूरी जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में अपने इच्छाओं को थोपते और शासन कर सकता था। हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। तो जब ऐसा स्थिति बनता कि एक लोगों का बात जो है वो सरकार मानता, दूसरे के बात को नहीं मानता, तो उससे क्या होता कि इनके बीच में जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता।
हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। मैंने वो एप्पल वाला उदाहरण आपको दिया था ना कि अगर आपका भाई जो है वो आपसे थोड़ा ज्यादा हिस्सा ले लेगा और आपको थोड़ा कम हिस्सा मिलेगा तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा हिस्सा था। तो उसी तरह अगर डच लोगों के बात को बेल्जियम सरकार मानती और उनके इच्छाओं को थोपा जाता फ्रेंच लोगों को, तो हो सकता था कि उस स्थिति में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता। और अगर किसी को सत्ता में लड़ाई हुआ तो उससे क्या होता, जो देश है वो बंट जाता। हाँ या ना? देश जो है बंट जाता। तो जिधर जो लोग था वो लोग उधर चला जाता। जैसे इसमें फ्लेमिश वाला जो हिस्सा था उसमें डच लोग रह जाते और जो बेलोनिया का जो हिस्सा था उसमें कौन सा फ्रेंच लोग रह जाते और जर्मन लोग अपने क्षेत्रों में रह जाते जिस वाला क्षेत्र था। लेकिन वहां पे एक सबसे बड़ा दिक्कत था, उनकी जो राजधानी थी कौन सा था? ब्रुसेल्स। कौन सा था? ब्रुसेल्स। तो यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत होता ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स में जस्ट इसका उल्टा था। वहां पे डच की जो संख्या थी, यहां पे जो डच की जो संख्या थी वो कितना था? 20%। और जो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो संख्या थी वो कितना था? 80%। वहां पे जस्ट इसका ऑपोजिट था। तो उस स्थिति में वहां पे क्या होता कि लड़ाई हो जाता और दोनों लोग, जो ज्यादा ताकतवर था उसमें से जो ज्यादा ताकतवर होता वो लोग क्या करता कि अपने पक्ष के हिसाब से क्या करता, वो लोग अपने आप को दावा ठोकता कि ये जो राजधानी है वो मेरा है या उसका है। तो इस स्थिति में बहुत घातक सांप्रदायिक दंगा हमको देखने को मिलता। मैंने कब बोला कि अगर संख्या के हिसाब से मेजोरिटी दिया जाता कि जिसकी संख्या ज्यादा है सरकार उसी की चलेगी, सरकार उसी के बातों को मानेगी, तो उस स्थिति में क्या होता कि बेल्जियम में डच लोगों का बात चलता। किसका चलता? डच लोगों का बात चलता। और उस स्थिति में लड़ाई हो जाता किसके बीच में? दोनों के बीच में, फ्रेंच और तमिल के बीच में और जर्मन के बीच में। तो इस स्थिति में तो लड़ाई होता, लेकिन सबसे बड़ा विवादित एरिया कहां होता कि लड़ाई हो गया और देश बट गया तो जो जिधर है उधर रह गया। लेकिन जब जो ब्रुसेल्स का, जो बेल्जियम का जो राजधानी है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता कि इसमें कौन रहेगा, क्योंकि वहां पे संख्या जो था उलटफेर था। तो यहां पे क्या होता कि अब लोग अपना पक्ष देखना शुरू करते कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। तो स्थिति में बहुत ज्यादा क्या होता, दिक्कत हो जाता और सत्ता साइड से नहीं चल पाती। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं श्रीलंका की स्थिति। श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी ज्यादा था, हाँ या ना? तो अगर सरकार सिंहलियों के बातों को मानता तो बाकी जो ईसाई लोग हैं, या मैं बात कर सकता हूं कि जो लोग तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो तमिल बोलने वाले लोग मान लो कि एक देर के लिए लोग चला जाए भाड़ में। कारण क्या था कि अगर सिंहलियों की आबादी का बहुमत था और ये लोगों की इच्छा के हिसाब से सरकार चलता तो मान लो कि तमिल लोग चले जाते। लेकिन इन ईसाइयों का क्या होता, जिस तरह से ब्रुसेल में पक्षपात हो जाता इस हिसाब से कि वहां पे जस्ट उसका अपोजिट था देश के आबादी का, तो यहां पे क्या होता, क्योंकि ये लोग तो दोनों बोलते थे, ये लोग तमिल भी बोलते थे और ये लोग सिंहली भी बोलते थे, तो इनका क्या होता। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ये लोग मान लेते हैं कि तमिल जो लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता, तो इनको क्या करता, इनको क्या साथ में लेके चल पाता। तो ये जो स्थिति थी कि श्रीलंका की मैं आबादी का बात करूं तो सिंहली की आबादी ज्यादा था और इसी कारण इनका बहुमत था। तो ये लोग क्या करते कि जो सत्ता होता या फिर जो भी सरकार बनता, ये क्या करता कि बाकी लोगों पर अपना जो इच्छा था वो थोप देता। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। क्या करता कि जो इनकी जो मनमानी है वो सरकार पे चलाना शुरू कर देता। ऐसा हो सकता था। आप बोलोगे हाँ। तो यही जो स्थिति है इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब हम लोगों ने देखा कि डच की संख्या ज्यादा है और सिंहलियों की संख्या ज्यादा है, तो मेजोरिटी इनकी ज्यादा है, तो हो सकता है कि सरकार इनकी चलना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुसंख्यकों का सरकार चलना चाहिए और सरकार उनके बातों को मानेगा। और बीच का जो स्थिति है उसको कैसे निपटाएगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जब बहुसंख्यक बाद जो बात आया कि डच का संख्या ज्यादा है, सिंहलियों का संख्या ज्यादा है, ये बहुसंख्यक बाद, और ये लोग सत्ता को क्या कर सकता, अपने हिसाब से टाल मटोल कर सकता, उसको चला सकता। तो आगे क्या हुआ कि इनकी जो स्थिति है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकों की क्या स्थिति रहा है, ये लोग सरकार पे किस तरह का ये लोग क्या किया, मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर दिया सत्ता को चलाने में, या सरकार ने ये जो भिन्नताएं थी कि बहुसंख्यक बाद का भिन्नता था और अल्पसंख्यक बाद का जो भिन्नता था श्रीलंका में या बेल्जियम में, तो उसको सरकार ने किस तरह से कंट्रोल किया और दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि सत्ता को साझेदारी किया और किस तरह से देश को कमजोर नहीं बल्कि देश को क्या किया, मजबूत किया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
मैंने क्या बोला कि अगला जो क्लास होगा हम लोग उस पर देखेंगे ये जो बहुसंख्यकों का जो मेजोरिटी था, और ये लोग अगर चाहता तो ये लोग सत्ता पे क्या कर सकता, अपनी इच्छा को थोप सकता था। लेकिन सरकार ने यहां पे किस तरह का काम किया जिससे ये जो बहुसंख्यकवाद जो लोग हैं इनको सत्ता पे मेजोरिटी होने के बावजूद ये लोग जो निम्न लोग जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है वो लोगों को भी सत्ता पे और सरकार पे समान अधिकार मिला। कानूनी अधिकार क्या था, समान मिला। इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट करना है। मैं अगले जब क्लास लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में बहुसंख्यकवाद के लिए कि बहुसंख्यकवाद क्या है, और बेल्जियम में बहुसंख्यकवाद के लिए सरकार ने क्या किया, और बाकी सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। पूरे चैप्टर को धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं क्या करना है कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है, और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।